Students, last time I told you to do few problems. You were not able to crack it. Shall we do with those problems? Yes. Okay. Now. Okay, students, now please pay attention for the question. Students, if you look onto your model also, I'm picking up the question on page number 125, students. Okay. Before going through the problem, students, just I'm trying to put forward. If in case if you consider your variables used, getting it? Stress we consider is symbolized by variable sigma. Okay, stress sigma है. अगर longitudinal strain हुआ या so called as tensile strain तो उसको मैं sigma L लिखूंगा. Is that clear? अगर volume stress हुआ तो I'll put it in terms of V. और shear stress हुआ जहाँ पे tangential force आएगा वहाँ पे tau. Is that clear? That's what I consider. Tangential force we consider. Okay, ये longitudinal stress, volume stress and tangential. Longitudinal stress का मतलब क्या होगा? सारों में स्टूडेंट्स restoring force per unit area आएगा. Agreed? ये है तुम्हारा स्टूडेंट्स लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या हम करेंगे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. वॉल्यूम स्ट्रेस सिंपली हम लिखेंगे चेंज इन प्रेशर, दैट इज चेंज इन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. दिस इज वी कंसीडर एज shear stress. स्टूडेंट्स ये है shear stress. shear stress को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, कैन anybody give me the formula for shear stress? Tangential force upon area. क्या बात है रुखसार, वेरी गुड, योर नेट इज वेरी गुड. Tangential force acting tangential per unit area we consider. इन सब का यूनिट क्या होगा? इन सब का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स होगा. एग्रीड? वॉल्यूम स्ट्रेस को तुम पास्कल्स में भी लिख सकते हो. कन्वर्जन ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर मैं कन्वर्जन बोलूंगा तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स. एग्रीड? तो इट विल बी 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स we consider. Okay, so that's what you have to keep in mind. Clear? ये ध्यान में रखना. अभी ये है स्ट्रेस के बारे में जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट स्टूडेंट्स स्ट्रेन, अगर मैं स्ट्रेन के लिए स्टूडेंट्स स्ट्रेन के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ सिंबल एप्सिलॉन वी कंसीडर. ओके, और समेशन का यूनिट वी कैन गो फॉर द समेशन यूनिट वी कंसीडर. ओके, और ये जो स्ट्रेन है उसको हम बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. इसको है यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट, यानी इसके डायमेंशन होंगे m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. Why students are coming so late? Okay, अभी देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर मुझे इसके डायमेंशन चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कहना है गेट इसके डायमेंशंस तो हाँ तो मेरे को सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आने ध्यान से देखना. न्यूटन फोर्स है तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स अपॉन मीटर स्क्वायर. तो क्या होगा? m रेस टू 1 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो l रेस टू -1 होगा, t रेस टू -2. ये इसके डायमेंशन है स्टूडेंट्स.
अगर तुम्हें किसी ने पूछा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस तो ये है। स्ट्रेन्स के डायमेंशन होते नहीं। अगर 3 टाइप के स्ट्रेस है तो 3 टाइप के स्ट्रेस भी होंगे। कौन सा स्ट्रेन होगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन and shear strain we consider. Am I getting it? In this case, we take it shear stress. We consider, sorry, shear strain. Very sorry. I'll consider this shear strain. I can consider. Is that clear? I can simplify in terms of shear strain. Now, when I speak about in terms of longitudinal strain, student, anybody can tell me what is longitudinal strain? तो बोल सकता है longitudinal strain क्या है, students? Delta L by L. Very good, very good. Any change in length? क्या एक ही स्टूडेंट है जो इस लेक्चर में प्रेजेंट है? हाँ, एक ही स्टूडेंट है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? जश, आदित्य तांबे, हितांशु, Yes, sir. कुंज, ओम शिंदे, ऋषि, रुखसारी आंसर दे रही है। साक्षी, what about you? Only one girl is Yes, sir. answering all the time. Only one girl is answering. Sumeja, Vibhavri. Okay, fine, fine. All our hands raising up. Fine. Okay. She said it very clear. Change in length upon original length. अभी मुझे बताओ what exactly volume strain? What is volume strain? Delta V by V. Very good. Change in volume upon original volume. What is shear strain? Tan theta. Tan theta. That means shear strain को अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारी बुक्स के अंदर या मॉडल के अंदर उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने सिंपली उसको लेबल किया है थीटा, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा होता है, गेट? और उसको उन्होंने लिया है डेल्टा एल बाय एल। मैंने किया है डेल्टा एक्स बाय एच। यानी प्लीज स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूजन में मत लाना, ये कंफ्यूज मत करना अपने आप को। मैंने इसलिए वापस में इसके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम रेफर करते हो या लुक करते हो तो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव मेमोराइज थिंग्स और लुक इनटू इट एंड दे से कि यार ये टीचिंग में और इसमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स डोंट गेट वरीड इन दैट। ये था मेरा डायग्राम इसके लिए, और ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। जब भी नीचे का लेयर फिक्स रखा था तो ए डैश पे आ गया, बी बी डैश पे चला गया, तो ये हुआ मेरा डायग्राम। तो ये हुआ थीटा। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको डेल्टा एल ले लिया और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसको एल ले लिया। वही चीज को मैंने इसको डेल्टा एक्स किया है और इसको एच किया है। कंसीडर, आई गेटिंग इट? यानी द रेशियो ऑफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू tan थीटा। यानी अगर मैं बोलूं व्हाट एग्जैक्टली tan थीटा वी कंसीडर इज इक्वल टू x by h and theta is called as shear angle. Is this theta very large or very small? It's very small. So since theta is small, tan theta will be nearly equal to theta. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. And ये भी सारे formulas मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। So please students, now you should be able to crack the questions very easily. Agreed? इसके अलावा मैंने ग्राफ के बारे में बताया था, हुक्स लॉ के बारे में भी बताया था कि मैंने बताया था दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट। माइंड यू स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी अगर हुक्स लॉ पूछता है स्टूडेंट्स, कोई भी हुक्स लॉ पूछता है स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गिव योर आंसर्स ब्लाइंडली। डोंट गिव योर आंसर्स ब्लाइंडली स्टूडेंट्स। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, ये होना जरूरी है। ओके, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक तुम्हारा ग्राफ विल बी, तुम्हारा इलास्टिसिटी एक्सिस्ट रहता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर किसी ने पूछा हुक्स लॉ तो क्या बोलोगे? विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। एग्रीड? ये तुम्हारा इलास्टिक कांस्टेंट होगा। अगर इसका तुम ग्राफिकल बताओगे तो यस ग्राफिकल भी बता सकते हो। यानी अगर मैं ग्राफिकल बताना चाहूँ तो व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर, स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस पे होगा
और स्ट्रेन हमारा एक्स एक्सिस पे ऊपर होगा। एग्रीड? क्या ये सही है गलत है स्टूडेंट्स? इज इट राइट और इट्स रॉन्ग? Sir, right. यानी स्ट्रेस के हिसाब से तुम क्या करोगे? Will you try to go for graphical way of understanding? Will you consider stress as applied force per unit area, or will you consider stress as restoring force per unit area? Yes, Applied student. force unit area. अप्लाइड फोर्स में एरिया पर यूनिट एरिया करोगे तो फिर स्ट्रेन तुम्हारा वहां पे आएगा, स्ट्रेस यहाँ पे आएगा। लास्ट टाइम भी बताया था। What about the rest of the students? What are they doing? Students, stress strain curve के लिए stress strain graph मैंने बताया था, तो what should be on y axis and what should be on x axis? कुछ याद आ रहा है? There was noise pollution in my home also. People were working at that time. I was within the mask. Yes, sir, yesterday. तो क्या बोलो अभी? स्ट्रेस y एक्सिस पे, स्ट्रेन x एक्सिस पे है। तो ये स्ट्रेस को हम किस हिसाब से लेते हैं स्टूडेंट्स? ये हम लेते हैं Restoring force. फोर्स पर यूनिट एरिया स्टूडेंट्स। हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, तभी जाके तुम्हारा ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कहाँ तक जाएगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट ई है, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ई इज फॉर इलास्टिक लिमिट। और जब भी तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे तो तुम्हारा ग्राफ होगा। ओके ओके, the graph will be what? The graph will be straight line graph. तो slope क्या होगा? The slope is called as an elastic constant. Elastic constant slope को हम बोलेंगे। कितने elastic constant है? अगर तुम्हें तीन टाइप के स्ट्रेस मालूम है, 1 2 3, तीन टाइप के स्ट्रेन्स मालूम है, तो स्टूडेंट्स कितने टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होंगे? Yes, can you tell me? 3. 3. Which are they? सिर्फ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये था यंग्स मॉडुलस, Young modulus, bulk modulus, modulus of rigidity. वेरी गुड, के और ईटा। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ईटा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्रीड स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस गो फॉर द प्रॉब्लम। इतना सा मैंने बताया था, और मैंने ये बताया स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट दीस थिंग्स कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के अंदर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तुम स्ट्रेस को भी ले सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन भी ले सकते हो, तुम्हें आंसर मिलेगा उसमें। Nothing to worry about, but लेकिन the correct way of representing is stress on y-axis. क्यों? Because ये restoring force per unit area. Now let us go for the question, student. Now the answer is enough. Please pay attention to the question, okay? Now what they have given to you is, that is, I'm solving the question now, please. A bar of cross-sectional area A is subjected to a tensile force. यानी ध्यान से देखो students, ये एक rigid support दिया है और एक ये बार दिया है, okay? और इस बार को एक फोर्स अप्लाई किया है। This is the force apply. Agreed? So a bar of cross, अभी मुझे बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अगर डायग्राम यही है तुम्हारा, ओके, a bar of cross section area is subjected to a tensile force, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए कौन सा होगा? ये पार्ट। यानी एक्चुअली स्टूडेंट्स, अभी तुम देखोगे ना बोर्ड के ऊपर या बुक के अंदर ये डायग्राम देखते हो, तो तुम एक्स वाई प्लेन में देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा डायग्राम ऐसा है। समझ में आ रहा? ये तुम्हारा एरिया पार्ट, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारा एरिया पार्ट है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, a bar of cross sectional area A, तो ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया A, वर्टिकल फेस। तो ये जो वर्टिकल फेस दिखाई दे रहा है ना, तो आपने गो फॉर अ डॉटेड लाइन, तो इसमें से ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा कैपिटल है। एग्रीड?
and this is what the force is applied. Okay, this is the force applied. Okay. Consider a plane section of the bar whose normal makes an angle theta with the axis of the bar. अभी ये axis of the bar है. Agreed? अभी मैं plane surface लेता हूं. तो उन्होंने plane surface बताया है और वो plane surface उन्होंने ऐसे दिया है. I get it? यानी ये क्या है? ये तुम्हारा plane surface है. ये plane surface क्या form कर रहा है? Okay, consider plane section of the bar whose normal, यानी इसका जो normal है वो इस तरफ जा रहा है. ये हुआ normal. Whose normal makes an angle theta with the axis. ये है axis of the bar. ये जो point तुम देख रहे हो तो ये क्या है? Axis. तो it forms an angle theta, the axis of the bar. क्या इतना clear हुआ सबको? Diagram clear हुआ? यानी plane surface कौन सा है? Area of cross section क्या है? Force कहाँ पे apply किया है? Axis of the bar का मतलब क्या है? Normal का मतलब क्या है? Theta किससे हो रहा है? इतना clear हुआ question में? अभी तुम्हें आंसर आ जाएगा. यानी जब ये चीजें क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर तो it's you don't have to worry about it. Easily one can get the answer accordingly. Are you getting it? Now suppose if I happen to go for the answer, how do I consider? अभी अगर suppose तुम इसको solve करोगे, can you get this part of the angle? Can you get this part of the angle? Friends, can you get this part of the angle? Then how do you go about with this? क्या करोगे तुम? Can you tell me how do you go about with this? ये तुम्हारा 90 है. थीटा. Of course ये थीटा ही आएगा. कैसे आएगा थीटा? कुछ कैसे आएगा थीटा? See ये ज्योमेट्री है और वो थीटा ही आएगा. कैसे आएगा थीटा बताओ? सर वो नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है. हाँ, नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है. यस सर. ये पूरा 90 है. एग्रीड? यस सर. हाँ, तो ये कितना एंगल होगा? वो 90 माइनस थीटा होगा. यस सर. स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ये 90 माइनस थीटा होगा तो थीटा होगा. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अभी ध्यान से देखना. अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, स्टूडेंट्स मैं छोटा वाला ट्राइंगल लिया. अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. ये थीटा है. सोचो कि ये मेरा एरिया ये है. तो कहने की मैं और ये 90 डिग्री है. तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ. तो मुझे बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म विल गिव मी अ रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड दिस. और मुझे ये फेस चाहिए. यानी मुझे हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट चाहिए. ध्यान से सुनना. सेक थीटा. तो ध्यान से देखना. सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट. हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए. देखो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज. तो बोलेगा सर सेक थीटा. एडजेसेंट क्या होगा? ये तुम्हारा एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट फिर क्या है? फेस एरिया है. तो कहना है ए सेक थीटा. तो अभी ये जो प्लेन सरफेस है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है. ये प्लेन सरफेस. तो ये प्लेन सरफेस क्या है? ए सेक थीटा. क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस sir. अभी हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं. फोर्स को रिजॉल्व करना, उसका मतलब क्यों रिजॉल्व क्यों करना? क्योंकि अगर मैं बोलूं करके कि कहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस इज व्हाट वी कंसीडर इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया या अप्लाइड फोर्स पर एक्टिंग नॉर्मली. तो अप्लाइड फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए. अभी देखो अगर मैंने ये प्लेन सरफेस लिया है, फोर्स मेरा एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा जा रहा है फोर्स. तो मुझे फोर्स अगर स्ट्रेस मैक्सिमम चाहिए तो आई वांट माय फोर्स टू बी परपेंडिकुलर. तो कैन आई टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स? अरे हाँ सर, एक कंपोनेंट जाएगा नॉर्मल की तरफ, जो हो जाएगा मेरा क्या? ये होगा नॉर्मल की तरफ जाएगा और वो हो जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा. और दूसरा जाएगा अलोंग द प्लेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एफ साइन थीटा. क्या ये क्लियर हुआ? यस सर. अभी इनको नाम दे देते हैं. एफ कॉस थीटा कौन सा फोर्स है? सर एफ कॉस थीटा इज अ परपेंडिकुलर फोर्स. एफ साइन थीटा कौन सा है? सर दिस एफ साइन थीटा इज अलोंग द प्लेन. कैन आई कॉल अलोंग द प्लेन का मतलब टैंजेंशियल फोर्स.
यस सर। अब देखो ना, अगर ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट, अभी देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने पाम के ऊपर, ओके, अगर मुझे मुझे इसको मूव करना है तो क्या लगा, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स अलोंग द प्लेन, आई एम अप्लाइंग फोर्स वेयर अलोंग द प्लेन, ये टैंजेंशियल फोर्स हुआ। एग्रीड, दैट्स हाउ आई कंसीडर टैंजेंशियल फोर्स हुआ। तो अभी ये डायग्राम क्लियर हुआ। अभी देखो, अभी आंसर दे दो, other question becomes easier for one to crack it. Question क्या पूछा सबसे पहले? Find the tensile stress on plane. Tensile stress on plane. Tensile stress कौन सा है? सर स्ट्रेस लेफ्ट हैंड साइड में। टेंसाइल स्ट्रेस यानी ये पूछा है। टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द प्लेन यानी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, तो टेंसाइल स्ट्रेस यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन कौन सा फोर्स होगा? F cos थीटा होगा। Acting per unit area, what is the unit area of the plane surface? A sec theta. Agreed? Agreed? What is Yes, sec 1 sir. upon cos? तो क्या आंसर होगा? F cos square theta by A। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये तुम्हारा आंसर, पहला का आंसर हुआ। Agreed? That is the answer for A. अभी B का आंसर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। B क्या पूछा है? Find the shearing stress on plane. Shearing stress कहाँ पे आ रहा है सर? राइट हैंड साइड में स्ट्रेन है, लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे आ गया shearing stress. So this is tensile stress, this is volume stress, this is shearing stress, this is shearing stress. shearing stress का फॉर्मूला क्या है सर? shearing stress का फॉर्मूला है फोर्स टैंजेंशियल पर यूनिट एरिया, है ना? बुक का मैंने बताया था टैंजेंशियल फोर्स और ऊपर वाला लेयर डिस्प्लेस हो रहा था, तो टैंजेंशियल फोर्स यानी कौन सा होगा सर? ये होगा टैंजेंशियल फोर्स अलोंग द प्लेन, तो टैंजेंशियल फोर्स कौन सा सर? एक्स का होगा अपॉन एरिया प्लेन सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस? a sec थीटा। इसको हम कैसे लिखेंगे सर? f अपॉन a, व्हाट इज sec 1 अपॉन cos, तो कहना है sin थीटा cos थीटा, कहना है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से 2, क्यों? मेरे हाथ में sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा? f अपॉन 2a 2 sin थीटा cos थीटा। फ्रेंड्स, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा स्टूडेंट्स? साइन टू टी। Sine 2 theta. तो कहने से f sin 2 थीटा अपॉन 2a, ये हुआ मेरा आंसर बी का, और ये भी किसमें होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये बी का आंसर मिल गया मुझे। एग्रीड? अभी सी का आंसर, for what value of theta is the tensile stress maximum? tensile stress ध्यान से सुना, tensile stress तभी maximum होगा स्टूडेंट्स जब तुम्हारा आंसर यानी तुम्हारा थीटा होगा, ये जो वाले ना, जब cos स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होगा, तभी टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कभी होगा जब cos स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा का आंसर 1 कभी होगा? जब थीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी तुम्हारा आंसर प्लस और माइनस में आएगा। दैट्स ओनली। तो अगर मैंने 0 ले लिया तो +1 आएगा, 180 होगा तो -1 आएगा। एग्रीड? and -1 the whole square we consider, cos square theta we consider, so that is +1। so कहने से अगर मैं 0 लूं या 180 लूं, हमेशा मुझे ये मैक्सिमम मिलेगा। other value other than 0 and 180, if I take theta as 30 degree, 45 degree, 60 degree, 135 degree, my stress, longitudinal stress will be less। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये दो वैल्यूज के लिए मेरा सबसे ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर हुआ? यानी cos square theta should be 1। is this clear with everybody? Yes, Yes. sir. अभी तुम्हारा डी का आंसर, what exactly D part we consider is? For what value of theta is the shearing stress is maximum? shearing stress यानी ये वाला। अभी shearing stress को maximum लेना है स्टूडेंट्स, वो कभी पॉसिबल होगा सर? ये maximum होगा जब भी sin 2 थीटा maximum होगा, यानी sin 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 2 थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि sin ऑफ 90 का आंसर 1 होगा, है ना स्टूडेंट्स? एग्री? Yes, sir. तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियंस। क्या ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, sir. sir. So when exactly your tensile stress is maximum, we consider, sorry, your shear stress is maximum when theta is 45 degree. When exactly longitudinal stress is maximum when theta is 0 or 180. What's the formula for tensile stress we consider? Sorry, shear stress we consider. It's F sin 2 theta by 2. What exactly longitudinal or tensile stress we consider? F cos theta upon A. ये shear होगा, ये shear होगा और ये tensile या longitudinal. देखिए रिस्टोरिंग फोर्स ध्यान से देखना, रिस्टोरिंग फोर्स दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे तुम्हें क्लियरली पता चलेगा। देखो दो टाइप के होता है, एक तो नॉर्मल होगा, एक अलॉन्ग होगा, एक टैंजेंशियल होगा, एक नॉर्मल होगा। यानी तुम्हारा तुम्हारा फोर्स जो है उसके कंपोनेंट्स आ गए तुम्हारे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। जो टैंजेंशियल होगा वो एफ साइन थीटा ले लिया। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस तुम्हारे तीन टाइप के हैं, इसी का हमने हमने तीन तीन थ्री नेम्स वी हैड लर्नड अबाउट इट। लॉन्जिट्यूडनल, टेंसाइल वी कंसीडर इन दैट केस, getting it? That one we consider is compressive, we consider on the other side. So there are three kinds of stress, three kinds of strains. When you go for Hooke's law with an elastic limit, the ratio of stress to strain always remains constant. On the graph, we consider stress on y-axis, strain on x-axis. This is the restoring force per unit area. This is change in length upon origin. Graph will be a straight line graph passing through origin. What exactly I'm going to get? I'm going to have an elastic constant. There are three constants considered because there are three stress, three strains, three constants. First one is called as Young's modulus. Second one is called as bulk modulus, and third one is called as modulus of rigidity. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. Okay, क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? जय राज पटेल, have you understood? Jai Raj Patel, have you understood? You're looking damn handsome. Jai Raj, can you post or can you unmute yourself? Are you there? समझ में आ रहा है जय? Not answering only. Okay, fine. Yes, Hitanshu, you want to ask something, Hitanshu? No, कुछ पूछना sir. है Hitanshu? Fine. Okay, can I erase this? क्या मैं erase कर सकता हूँ? Have you copied this or should I erase it? हाँ या ना बोल दो भाई. Yes, sir. Okay. I'm not going to take any of these students. Let them be out only. Enough of it. All the time you all come to your comfort. Even today your maths teacher was there. Whose lectures? किसके lectures थे सुबह? Maths teachers के थे lecture? कि chemistry के थे? हाँ? Chemistry. So even that sir also kept students outside. Students were coming from there for their comforts. आराम से अपने फुर्सत से आ रहे थे.
Well, coming to your, this is really annoying, you know, that all the time that is we are in the teaching, that is we have to change our mode to enter inside to see who's in the room and then let you all enter inside. How many times? And there's a common pattern of students who are doing that. एक उनका पैटर्न बना हुआ है, वही रेगुलर स्टूडेंट्स है जो हमेशा अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी उनका कोई रीजन नहीं है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। यही वो पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स है जो हमेशा लेट आते हैं, अपनी फुर्सत से आते हैं। Okay, students, let's go for the next one, students. Okay, one more example, students. Listen carefully. Okay, a wire has a density of 9 gram per centimeter cube. एक wire दिया है तुम्हें, वायर जिसका डेंसिटी दिया है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग, ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 6 into 10 to the power of 9 Newton meters per inverse. What is the length of the wire such that it breaks under its own weight when suspended vertically? क्या लेंथ होना चाहिए वायर का so that it breaks? What is the length of the wire such that it breaks under its own weight? Breaks under its own weight when suspended vertically. When suspended vertically. Now, can anybody tell me how to go about this, students? The stress will be equal to mg by a. Louder, louder, Rishi. You are there. Rishi, थोड़ा जोर से बोलो ना. The stress will be equal to mg by a. Okay. और फिर अब बोलो जी भाई, फिर Renuka, are you there? Yes, sir. Why you are coming to your comfort? इतना लेट क्यों आए हैं लेक्चर्स में? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो अभी मैं नेटवर्क पे हूँ, इसके लिए मैं अब भी ज्वाइन की। माय डियर, नेट तुम पहले लेक्चर में थे ही नहीं, अभी लेक्चर में आए। नेटवर्क प्रॉब्लम यानी नेटवर्क प्रॉब्लम का मतलब आना जाना थोड़ा बहुत होता है। ऐसे क्यों करते हो? कितना कुछ मिस कर दिया तुम्हें मालूम है? सबको कितना कुछ मिस कर दिया। उसका 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 मतलब क्या हुआ फिर? और स्टडीज के रिलेटेड अपना अपना नेटवर्क ट्राई टू कीप इट स्ट्रॉन्ग। मैं तो तुम्हें बाहर ही रखने वाला था। ये तो पूरा क्लास मेरे अगेंस्ट हो गया मालूम है। देखो तुम्हारा तुम कितने कितने स्मार्ट हो, तुम कितने फेवरेट हो ये क्लास के। देयर आर 52 स्टूडेंट्स, तुम बाहर थे अभी, यानी 51 स्टूडेंट्स। आई एम द 52nd वन। मैंने मना किया, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो सब लोग ने मुझे डायरेक्ट मैसेज लेके मुझे हालत खराब कर दी मेरी। मुझे बोला नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चॉल्व है, ऐसा ये ना चॉल्व है, ये ना चॉल्व है, आपको लेना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ऐसे नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने लिया। पता है, थैंक यू बोल दो सबको, सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी ओके, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, प्लीज बी ऑन टाइम। ओके ओके सर। तो नहीं तो ये सारे स्टूडेंट्स है ना मेरी हालत खराब कर देते मालूम है। कोई भी लेट आता ना, बाकी सारे यूनाइटेड, you know, united we stand together, divided we fall.
वैसा वाला कंसेप्ट है, सब साथ में हो जाते हैं करके। तो मैं बेचारा अकेला क्या करूं मैं अभी, है ना, तो सुनना पड़ता है इनका। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, इट्स फाइन, तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स है सारे। ओके, उसमें से एक तो कौन है, जय राज पटेल, he was the one who initiated this, क्लियरली बोला कि नहीं सर यू हैव टू टेक इट इन दैट केस। फिर सारे बोलने शुरू हो गए, इट्स गुड फाइन इनफ, लेकिन टाइम पे आया करो। ओके, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, ओके, एंड शी सेड थैंक यू आल्सो टू ऑल ऑफ यू ऑल। ओके, डोंट रिप्लाई इज मोस्ट वेलकम टू ऑल लेटर ऑन। ओके, रुखसार ने आंसर दे दिया है 0.67 × 10⁵। रुखसार लेकिन मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला दिया है ऋषि ने, वाज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, कुंज ने आंसर दिया है 2/3, दैट इज 0.66 and 0.67 mass is density into volume, रुखसार, and he has given mg। अभी मुझे बताओ, you all are giving answers, मुझे बताओ ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? At that stress, नहीं, जोर से बोल, object will break. कुछ जोर से बोलो ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? At that particular stress, our object will break. यस, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या मालूम है? एक ऐसा पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा पॉइंट आता है वायर के अंदर, ये वायर के बारे में बात हो रही है, जहां पे क्या होगा मालूम है, वायर अपने वेट की वजह से लंबा होते जा रहा है, इट्स इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, लेकिन उसका डायमीटर भी कम हो रहा है, उसका थिकनेस भी, यानी उस वायर ने अपना इलास्टिसिटी को ओवरकम कर दिया है स्टूडेंट्स, वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला गया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बियॉन्ड जब भी जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ विल नॉट बी नो मोर यूनिफॉर्म। उसका मतलब क्या होगा सर, अभी उसका नेचर चेंज हो रहा है, शायद वो प्लास्टिसिटी पे चला गया है, प्लास्टिसिटी का मतलब शेप चेंज हो रहा है, जहाँ पे लेंथ बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया जहाँ पे उसका स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अगर स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, यानी अगर वायर पे पार्ट ऑफ द लोड की वजह से, खुद का वेट की वजह से थोड़ा सा भी और ज्यादा टाइम तुमने रख दिया उस वायर को, तो वायर टूट भी सकता है। ये है तुम्हारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ध्यान से सुनना, maximum stress is a point on the graph of stress versus strain, graph of stress versus strain, such that at that particular point what happens, at that particular point what happens, the stress is maximum. If the load is slightly increased beyond this, what happens, the wire will certainly break। तो भाई ये पूछा गया है कि उसका लेंथ उस टाइम पे क्या होना चाहिए, so that the wire will undergo break due to its own weight। अभी दूसरी क्वेश्चन, does a wire break due to its own weight? yes। अगर देखो ये पहला वायर मैंने लिया, उसका लेंथ L दिया है, अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लोकेट करता हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, तो मैं बताऊं वेरी एक्जैक्टली द फोर्सेस विल बी एक्टिंग, फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से वेरी एक्जैक्टली द फोर्स विल बी एक्टिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट। कहाँ पे फोर्स होगा? B यस, B पे होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बी पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो तुम्हारा ये फोर्स जो एक्ट होगा वो इस तरफ होगा, एग्रीड, एंड द टेंशन विल बी एक्टिंग एट पॉइंट ए, एंड दिस टेंशन विल बी मैक्सिमम ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर, एग्रीड, ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर। so the entire weight of the wire has been considered will be acting, and this will be the weight of the wire which is going to act in the downward direction we consider। तो अगर तुम्हें ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा है स्टूडेंट्स, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेस which a wire can bear, maximum stress a wire can bear, a point above that is called breaking point, जहां पे वो शायद टूट भी सकता है। तो उस टाइम पे उसका लेंथ क्या होगा, तो सिंपल ब्रेकिंग स्ट्रेस का अगर तुम्हें चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, what Rishi had told, so breaking stress is equal to what, maximum force acting per unit area, क्योंकि ये जो वायर है एंड उसका खुद का वेट इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सा होगा, सो वेट ऑफ द वायर ओनली पर यूनिट एरिया, that is mass of the wire into gravitational acceleration। what is mass of the wire, so density of the wire is equal to what, mass upon volume। तो mass of the wire को कैसे लिखोगे, density into volume of wire। volume of wire का मतलब क्या, कोई भी वायर एक सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम क्या लोगे, बेस एरिया इनटू हाइट, कैन आई से बेस एरिया इनटू L। तुम्हें ये L पूछा गया,
into G upon K, K and A will get cancelled. So what exactly a formula for breaking stress? The formula for breaking stress is equal to what? DLG. Students, ये गांठ बांध लो. DLG we consider, breaking stress we consider. So यहाँ पे what should be the maximum length and consider? The maximum length will be equal to sigma upon D into G. What is sigma given to you? So sigma is given to us 6 into 10 raised to 9. N case में है. Density gram per centimeter cube है. Can I convert into kilogram per meter cube? तो क्या होगा? सर 10 raised to minus 3 ऊपर होगा, 10 raised to minus 6. तो ये कितना होगा? 9 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Is this clear, students? Yes, sir. तो ये होगा 9 into 10 raised to 3. What is gravitational acceleration? चलो मैं लेता हूँ 10 ले लेता हूँ बस for easy calculation. Okay, तो अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 raised to 4 हो गया. तो कहने से 6 by 9 का मतलब कितना होगा? 2 by 3. So answer will be 0.66. Recurring आ रहा तो 0.67 into what? 9 minus 4, 10 to the power of 5. Is this clear with everybody? Yes, sir. यानी 0.67 into 10 to 5 हाँ, ये मीटर में होगा. अगर मैं 2 डेसिमल निकाल दूंगा तो क्या आंसर होगा? 67. यानी कहने से 67 किलोमीटर. ये मीटर में आंसर है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. यानी तुम लोग अगर देखोगे ना वार का लेंथ, यानी कोई वार को सिंपल एग्जांपल हैव यू सीन द बैंड्रा का सीलिंग देखा है तुम लोगों ने? बैंड्रा सीलिंग, उसके रॉड्स बांधे हुए हैं और जो रॉड रोड के साथ में है. आई डोंट नो अबाउट इट, इफ यू हैपन टू गो संडे शायद ट्रैवल करो, इफ यू कैन ट्रैवल बाय कार और समवेयर, तो तुम ध्यान से देखना जो रॉड उसके साथ में है, रोड के साथ में है, उनका पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. यानी जो वायर हम बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. फिर उसके ऊपर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, फिर उससे ऊपर कम है और फिर इससे थिन बनते जाता है. तो दैट इज अ वायर वी कंसीडर, अ काइंड ऑफ वायर वी कंसीडर. तो जैसे जैसे गाड़ियां ऊपर चलती रहती है हमेशा, तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, उसके वेयर एंड टेयर से क्या होगा? यू माइट कम अक्रॉस दैट वायर कैन अंडरगो एन एक्सटेंशन. या फॉर एग्जांपल एक कार है जो डीप वैली के अंदर है और एक क्रेन है जिसके अंदर स्टील का वायर लगा हुआ है. उस क्रेन से किसी ने उस गाड़ी को खींचते लेके आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो वायर खींच रहा है, कुड नॉट, और वो वायर अपने आप ही एक्सटेंड हो रहा है. लेकिन किसकी वजह से? यहाँ पे लोड की वजह से. लेकिन यहाँ पे लोड नहीं है, ड्यू टू इट्स ओन वेट हो रहा है. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, वो उसका लेंथ इतना मीन्स वहां पे जब लेंथ इतना बढ़ जाता है कि एक वीक पॉइंट बन जाता है, वीक कंस्ट्रक्शन बन जाता है और वहां पे वायर टूट जाता है. एंड दैट्स व्हाट आई कॉल द ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेस स्टूडेंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला DLG. कैन आई रेज द स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Okay, the next question. Okay, now this is slightly on the easier side. A copper wire of length 5 meters is suspended from a ceiling. एक दिया है copper wire that is suspended from a ceiling. Length is equal to 5 meters. A copper wire of length 5 meters is suspended from a ceiling. When a mass is hung from its lower end, its length increases by 2 centimeter. यानी यहाँ पे अगर suppose मैं एक मास अटैच कर देता हूँ, तो there is an increase in length. ये ओरिजिनल लेंथ है, I get it? तो ये तुम्हारा L' हो जाएगा और ये जो होगा वो होगा इंक्रीज इन लेंथ. इंक्रीज इन लेंथ को मैं बोलूंगा elongation also या extension. ओ
Josh, you came from hospital. You showed your mom. Is all fine? Sir, the doctor told he gave us a later appointment, so I have to go at 5. Acha, you have a laser appointment. Yeah, the doctor was not there, so he told us to come after 1 hour. Okay, fine. Okay, I'm doing the one which is on the one on page number 127 from your module. Sir, so you discussed in illustration 2 and Yeah, 3. yeah. Okay. Okay, now listen carefully, students. Okay. So the wire is undergoing an extension. In that case, we consider find the strain in the wire. पूछा क्या strain? Students, strain यानी कौन सा strain है? ये कौन सा strain है? Is it longitudinal strain? यानी is it longitudinal extension या longitudinal compression we consider? Sorry, longitudinal extension or lateral compression? Extension. Yes, extension we Extension, consider or elongation. So ये tensile strain हो जाएगा. Are you getting it? So we can consider this is called as a longitudinal or tensile strain we consider. Now when I speak about longitudinal tensile strain, can we change what's the formula? So change in length upon original length we consider. Okay. So now they're saying it that it's increasing by 2 centimeters. What is delta? 2 centimeter. So can I convert it into meter? Yes, 2 into 10 raised to minus 2. Originally कितना दिया है? 5 दिया है. So can I say 0.4 into 10 raised to minus 2? So what's the answer? Will it have any unit? No, sir. It's a ratio of pure. Are you getting it? ये pure ratio है. Ratio of two lengths. So it has no unit. Exactly. It's a dimensionless. Absolutely correct. Who has posted the answer? Ruksar, you had posted the answer? No, Kunj just posted the answer. Fine. Okay. This was one question which one can easily get the answer we consider. Okay. Then you had your types of moduli we consider. Okay. The different types of modulus we consider. Now we go for students the formulas related to your different types of moduli. Is that clear? Let me put forward the formulas. Okay, students. The first one we considered is your Young's modulus, students. Okay. अगर किसी ने पूछा what exactly consider longitudinal stress, students, is directly proportional to longitudinal strain we consider. Okay. The ratio of longitudinal stress to longitudinal strain or tensile stress to tensile strain or longitudinal. This ratio remains constant, and this constant we call as Y, and Y stands for Young's modulus. यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है मालूम है? ये लॉन्जिट्यूडनल के हिसाब से है. दिस गो फॉर लॉन्जिट्यूडनल. अगर तुम केयरफुली देखोगे यानी तो वायर इज अंडरगोइंग एन एक्सटेंशन स्टूडेंट्स. नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा वायर, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एग्रीड. अभी इसको मुझे फॉर्मूला चाहिए तो हाउ कैन आई गेट इट? ये तुम्हारा ओरिजिनल था. जैसे जैसे तुमने वायर को लोड करना शुरू कर दिया, एंड आई टोल्ड यू जब भी तुम लोड करते हो तो कितना लोड अप्लाई करते हो? यू आर नॉट अप्लाइंग लोड इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स, तो अप्लाइंग लोड इन टर्म्स ऑफ हाफ अ केजी, 1 kg. ये स्टील वायर है. दिखा रहा हूं मैं तुम्हें सिलेंडर की तरह स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो वायर तुम देखोगे ना, अगर तुम एक्सपेरिमेंट का भी परफॉर्म करोगे ना, तो वायर का थिकनेस इज वेरी स्मॉल. अगर तुम स्क्रू गॉज से उसका रेडियस निकालोगे तो वेरी वेरी स्मॉल. इट्स इन मिलीमीटर वी कंसीडर. तो ये तुम्हारा लोड होगा आधा किलो, वापस तुमने लोड कर दिया आधा किलो, वापस लेना, तो ये तुम्हारा क्या होगा? तो ये हुआ मेरा फोर्स अप्लाइड, यानी ये हुआ मेरा लोड, और वो लोड होगा m into g. Is this load acting perpendicularly on unit surface area? Yes. This is acting force is acting perpendicular on area of cross section of the wire. We consider this is area of cross section. उसी टाइम पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ? सर ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स, एक्टिंग ऑल्सो नॉर्मली पर यूनिट एरिया, इक्वल मैग्नेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन लोड की वजह से क्या हो रहा है? विद इन इलास्टिक लिमिट है. वायर अपना 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 कैरेक्टरिस्टिक्स लूज नहीं कर रहा है. क्या हो रहा है सर? वायर एक्सटेंड हो रहा है, वायर का कुछ एक्सटेंशन हुआ है. Degree, the wire has undergone an extension. Let us say the wire has undergone an extension and this extension is very small. तुम्हें noticeable भी नहीं होगा.
लेकिन तुम एग्जैक्टली अगर इसको मेजर करोगे, ओके, बाय एन एक्सपेरिमेंटल apparatus, जिसको हम बोलते हैं सर्ल्स apparatus, SEARLS सर्ल्स apparatus, उससे तुम मेजर कर सकते हो ये एक्सटेंशन। तो ये क्या होगा तुम्हारा सर, ये होगा मेरा न्यू लेंथ, आपने बोला तो ये है ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा एल। डेल्टा एल को मैं क्या लिखूंगा, ई भी लिख सकता हूँ, दैट इज एलोंगेशन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे भी देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा सर, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्जिटुडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिटुडनल स्ट्रेन, एंड longitudinal stress का actually restoring force per unit area. Can I write down this as applied force acting normally per unit area divided by longitudinal strain, यानी ये क्या होगा, change in length upon original length। अभी अप्लाइड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, अप्लाइड कौन कर रहा है फोर्स, ये लोड कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा m into g per unit area into L upon delta L। Why not? Agreed? So force per unit area into ये reciprocal हो जाएगा। Agreed? So now if I happen to consider m g into L upon what exactly, ये area क्या हो जाएगा, ये होगा pi r square, because that's a cylindrical part we consider, into delta L को मैं E भी लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हुआ, ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का। लेकिन यंग्स मॉडुलस प्रैक्टिकली किसके लिए जाएगा, ओनली फॉर longitudinal extension or lateral or longitudinal compression, longitudinal extension, longitudinal compression, that's the only thing you can consider। Is that clear? So you have the longitudinal extension and longitudinal compression be considered in that case. So Young's modulus is mg into L upon pi r square into E we consider. Is this clear? Force acting normally per unit area divided by delta L by L. So L upon delta L we consider. What is the unit of this? So इसका तो unit होगा न्यूटन में मीटर स्क्वायर, ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये क्या होगा सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। एग्री स्टूडेंट्स? नाउ सपोज अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे इस टर्म को देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है सर, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है। एग्रीड? और ये इलोंगेशन किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, यानी ये जो यंग्स मॉडुलस है, व्हाट डज इट डिपेंड्स ऑन टू, फैक्टर्स ऑन व्हिच यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स। तो अगर किसी ने पूछा यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन टू व्हाट, तो इट डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट वायर्स विल हैव डिफरेंट यंग्स मॉडुलस। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचर, तो जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। यानी अगर मैंने बोला यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी डिफरेंट फ्रॉम यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम, यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास इज डिफरेंट देन सम अदर मटेरियल वी कंसीडर। आई गेटिंग इट? एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनर द बॉडी is deformed. That means whether you are having longitudinal extension or longitudinal compression we consider. So more precisely, Young's modulus depends on to what? This is nature of the material of the body we consider, students. Is that clear? So we consider sigma is directly proportional to after we consider that is tensile stress is directly proportional to tensile strain we consider. Is this clear? Students, is this clear with everyone? Yes, sir. Okay. Now suppose if I happen to go for elongation part of it, what is the term used for elongation, students? यहाँ पे elongation को मैंने क्या लिया है, मैंने delta L लिया है। delta L को मैं क्या लिखूंगा, delta L को सर I can write on E also। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा फॉर्मूला, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, I get it? तो अगर मैं delta L या E, तो अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा सर, E वहां पे चला जाएगा, तो ये आएगा mg into L upon pi r square into Young's modulus. Agreed? Now if I happen to ask you how is this delta depends on to elongation or extension, students, what kind of variation it is? It's inversely proportional to what? अभी तुम देखो ना कौन से, it's inversely proportional to area of cross section, it's inversely proportional to Young's modulus of the wire। ये दो फैक्टर है, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट और ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना, अगर तुम कोई वेट के हिसाब से जा रहे हो तो क्या होगा, एलोंगेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
और डिपेंड होगा तुम्हारा यंग्स मॉडुलस के ऊपर। यानी कोई भी वायर को अगर तुमने सेम लोड रखा, लेंथ सेम रखा, तो इलॉन्गेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका मतलब जो वायर थिकर होगा ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वहां पे इलॉन्गेशन कम होगा, और जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, वहां पे इलॉन्गेशन बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस Yes, sir. क्लियर? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यंग्स मॉडुलस। अगर सपोज मैंने कोई वायर दिया है जिसका यंग्स मॉडुलस का वायर y1 है, एंड इफ y1 इज ग्रेटर देन y2, तो करस्पॉन्डिंगली इलॉन्गेशन ऑफ E1 क्या होगा? लेस देन E2। लेकिन ये समझने के लिए हमें ये फैक्टर, यानी हमें हमें एरिया, MGL तीनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी स्टूडेंट्स, यंग्स इलॉन्गेशन के फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? एरिया और यंग्स मॉडुलस। बाकी दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जब भी तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जाओगे, तो MGL और Y कांस्टेंट रखना। जब भी आप Y के हिसाब से बात करो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, MGL कांस्टेंट रखना। And students, mainly multiple choice questions are onto this. Simple multiple choice questions are based onto this frequency. Are you getting it? Yes, sir. All of you all students. Is this clear? Now, if I happen to consider, ध्यान से सुनना, अगर तुम देखोगे तो फॉर्मूला क्या था सर? तुम्हारा ये फॉर्मूला था, यानी y is equal to what? MGL upon pi r square into 1 by p. Agreed? For a given wire, ध्यान से सुनना students, for a given wire, what exactly we consider is, if I happen to consider, अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ, अप्लाइड फोर्स को, तो देखो फोर्स मेरा इस तरफ आ जाएगा, y वहां पे चला जाएगा, ये क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उधर चला जाएगा। एग्रीड? इलॉन्गेशन इधर आ जाएगा। अपॉन व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर? लेंथ। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, फॉर अ गिवन वायर, ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला फॉर अ गिवन वायर, उसका मतलब यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होगा। गिवन वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा। फॉर अ गिवन वायर, उसका ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट होगा। तो कैन आई से योर फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये हुआ क्लियर? फोर्स इज सर ये डायरेक्ट। वाला आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? अगर सपोज मैंने कोई वायर लिया, इफ आई से दैट आई एम गिविंग यू अ वायर, इफ आई गिव यू अ पर्टिकुलर वायर, then for a given wire, what about its material? Sir, its material is remaining constant, so Young's modulus remains constant, area of cross section also remains constant, length also remains constant. So how is the relation between force and elongation? What kind of relation exists between them? Direct. It's a direct relation. So what exactly this YAL I'll call, ये जो होगा ना, ये constant है students. इस constant को तुम क्या नाम दोगे? This is called as stiffness. It's simply constant of variation. It's simply constant of variation. यानी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ये वाले लो ना, ये वाले ले लो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं स्टूडेंट्स, अगर मैंने पूछा प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन, चलो अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन, तो तुम क्या करोगे? तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलेगा सर अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन, तो उसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप ये आएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना कि अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? यहाँ पे मैंने लगा F इज प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन एक्चुअली करेक्ट वे क्या होगा? सर वायर इलोंगेट हो रहा है, किसकी वजह से इलोंगेट हो रहा है? जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो होगा ना, जब भी मैं लोड डालूंगा तो इलोंगेट होगा ना। तो ये हुआ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो y एक्सिस पे होगा, और ये हुआ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x एक्सिस पे होगा। अगर इन दोनों का मैं ग्राफ बनाओ स्टूडेंट्स, इन दोनों का मैं ग्राफ बनाओ, E और F, तुमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा। स्ट्रेट लाइन की प्रोपोर्शनलिटी है। एग्रीड ना? सपोज अगर मैंने इसका स्लोप पूछा स्टूडेंट्स, इसका स्लोप क्या होगा? तो निकालो ना स्लोप क्या होगा। सर E बाय F ले लो, L वहां पे चला जाएगा, y बाय इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज L अपॉन y। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, are you all getting this? Yes, sir. All of you all.
Yes, Please sir. think properly that I'm just speaking about for the first modulus we consider, and that is called as Young's modulus. Young's modulus जब भी use होगा तो it will be always used for a wire we consider. Okay, that is one dimensional we consider. And if in case somebody asks you define Young's modulus, तो क्या बोलोगे? Within elastic limit. इसको शुरू भी करना है ऐसे within elastic limit. The ratio of longitudinal stress, within elastic limit, longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain. So the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is always equal to a constant, and that constant is called as Young's modulus. What are the factors on which Young's modulus depends? So it depends mainly on the nature and the material of the wire. We consider different materials will have different Young's modulus. It also depends on the deformation of the body. I getting it? Because when you're speaking about deformation, we consider it can have a longitudinal extension or longitudinal compression also we consider. Likewise, if I want to get the answer for it, ये क्या है? Stress है, तो force applied per unit area. Applied force per unit area is perpendicular. That is also restoring force per unit area. Divided by strain. What is change? Change in length upon original length. Let us say the L is original length. L dash was new length. L dash minus L. Delta L is equal to L dash minus L we consider. That is change in length. This change in length को हम क्या लिखेंगे? Elongation या extension. Agreed? Now when I speak about this, you have delta L or E. Putting it back into the formula, I'm getting in this manner. Now अगर किसी ने पूछा, can you give me the factors on which E and L depends? तो E and L depends on to क्योंकि mg और L तो हम constant रखेंगे, weight और length मैंने constant रखा है. Weight नहीं बढ़ा तो साथ में अगर मैं area के बारे में बात करूंगा तो material constant रखना. Area mg और L constant रखना. तो Young's modulus के ऊपर है. How exactly? Inversely proportional. यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी कम होगा. फिर मैंने पूछा कि अगर मैंने F को सब्जेक्ट बनाया, F is equal to F is proportional to E, तो ये जो है YA by L is called as stiffness. But correct way of plotting the graph will be what? E depends on F. जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा उतना elongation होता रहेगा, लेकिन ये कब तक रहेगा? Within the elastic limit तक ही. तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है. उस टाइम पे what exactly slope of the graph? It's L upon Y, यानी reciprocal of stiffness. स्टूडेंट्स अगर मैंने E को Y एक्सिस पे लिया, F को X एक्सिस पे लिया, तो स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस. व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस? L upon Y. क्या इतना क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Can I Yes, sir. erase students? Sir, 1 minute. Yeah. Yes, Josh. Can I erase it now? Yes, sir.
Just please do the medication very, very seriously, yeah? And at an urgency. Yes. Don't linger it and don't take it more time. Yes, sir. Okay. Students, now suppose if I happen to give you a question on this, please pay attention, students, okay? Try to crack the students. A steel wire of length 10 meter दिया students. दिया है तुम्हें steel wire. जिसका length दिया है 10 meter. Agreed? Length is given to and diameter is 5 millimeter. Diameter is given to 5 millimeter. It is stretched by 10 kilogram weight. Okay. Stretched by 10 kilogram weight. Find increase in length. Find increase in length. पूछा गया है. Given to you Young's modulus of steel. Am I getting it? It's 2.4 into 10 to the power of 12 time per centimeter square. Can you solve and get the answer? It's a very straightforward and easy one, but try to crack it and try to get the answer very close to the answer expected. The concept what we finished right now. It's based on that. Is anybody? Has anyone got the answer? Come on, Josh. Hitanshu. Poon. Om Shinde. Ruksar. Rishi. Sumit. Ja. Vibhavri. Those who at times answer. अच्छा, solving it, fine.
Yes, everybody. Come on, Ruksar, Kunj, Rishi, Yash. Sir, got it, sir. Got it? Yes, sir. What's the answer you're getting? 0.0208 centimeter. Absolutely correct. Can you tell me what's the formula? Sir, the FL y equal FL by pi r square delta L, and then you have to find increase in the length. So yeah, we take delta L to one side, and all the other values we put in, and then we simplify and we get it. Absolutely correct. It was a straightforward question, students. And इसे देखो, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो प्लीज डोंट मेमोराइज स्टूडेंट्स. सीधा तुम्हें ये बताओ ना, यंग्स मॉडुलस का मैंने क्या बोला था? यंग्स मॉडुलस किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है, एलोंगेशन अलोंग द लेंथ. यानी ये कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. यानी यंग्स मॉडुलस है क्या? इट्स अ रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया. स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये ऐसे याद रखो ना, बाद में तुम पाई आर स्क्वायर एम जी जो डालना हो डालो ना बाद में. एक होता है हाउ टू रिमेम्बर द मैथमेटिकल रिलेशन, एक होता है मेमोराइज करके. फिर अभी तक तो तुम्हारा इजी हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एफ बाई एल अपॉन डेल्टा एल. हाँ, वो बात है कि रेशियो है तो रेसिप्रोकल के हिसाब से डेल्टा एल नीचे आ जाएगा, एल वहां पे चला जाएगा. अभी पूछा क्या उन्होंने? इंक्रीज इन लेंथ. तो इंक्रीज इन लेंथ मैंने डेल्टा एल इस तरफ ले लिया, तो ये होगा एफ एल अपॉन ए टू वाई. अभी ये फोर्स क्या है? यानी अप्लाइड वेट. सो ये तो वेट होगा, एग्रीड. ये फोर्स होगा, लेकिन फोर्स को कैसे लेगा? 10 किलोग्राम वेट, एंड 1 किलोग्राम वेट करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच? 9.8 न्यूटन. स्टूडेंट्स, ये सबको मालूम होना चाहिए. 1 किलोग्राम वेट का मतलब 1 किलोग्राम फोर्स है स्टूडेंट्स. यानी 10 किलोग्राम वेट यानी 10 इंटू 9.8 आ जाएगा. तो ये कितना होगा? 98 न्यूटन. ये आना जरूरी है सबको, क्योंकि किलोग्राम वेट दिया है, हमें चाहिए न्यूटन में. तो ये मेरा फोर्स कितना होगा सर? 98 आ जाएगा. वेरी गुड. एल कितना होगा सर? 10 मीटर. ये भी पता चल गया. एरिया का मतलब क्या सर? एरिया भी पाई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया. सर मुझे तो डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का आधा. लेकिन ये मिलीमीटर में दिया है, तो कैसे लिखोगे सर? इंटू 10⁻³ में लिखूंगा, वो मुझे मीटर में मिल जाएगा. एग्रीड. तो पाई मैंने वैसे लिखा है. एग्रीड. पाई इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब डायमीटर यानी 2.5. 2.5 इंटू 10⁻³ रेज़ टू पावर ऑफ 2 हो जाएगा. ये आर स्क्वायर आ गया. इंटू यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस देखो ये भी सीजीएस में दिया है. यानी या तो तुम पूरा आंसर सीजीएस में निकाल दो स्टूडेंट्स, वो भी चलेगा, मुझे फाइनल आंसर फिर एमकेएस में कन्वर्ट करो, या तुम पहले कन्वर्जन करके करो. अभी मैंने कन्वर्जन दिया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी हाउ मेनी? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एमकेएस जो सीजीएस जाओगे ना स्टूडेंट्स, को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन हमें सीजीएस तो एमकेएस में जाना है स्टूडेंट्स. देख रहे हो, ये सीजीएस टू एमकेएस. तो सीजीएस टू एमकेएस क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड से डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. ये ध्यान में रखना. एमकेएस टू सीजीएस मल्टीप्लाई, सीजीएस टू एमकेएस डिवाइड. से डिवाइड बाय 10 करो. अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 इंटू 10⁻11 आ जाएगा. तो देखो यंग्स मॉडुलस 2.4 इंटू 10⁻11. ये हुआ तुम्हारा मैथमेटिकल रिलेशन. अभी इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है. इतना तुम्हारा फिजिक्स है. Are you getting it? And then when you solve it, you'll be getting the answer in terms of 0.0208 into 10⁻². 0.0208 into 10⁻² मीटर. अगर मैंने 10⁻² निकाल दिया तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो रुखसर क्यों नहीं आया? कहाँ अटके थे? Sir, I hadn't क्या? I didn't. converted the अच्छा, unit. कन्वर्जन नहीं किया. वेरी गुड. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फिजिक्स में कन्वर्जन इज मोर इम्पोर्टेंट. यानी कोई भी चैप्टर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, जितने भी यूनिट्स है उसको ध्यान से देखो, उसको कन्वर्जन फैक्टर उसका ध्यान में रखो. क्या ये इरेज कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. ओके.
Next question, please. A solid cylinder, students, a solid cylindrical steel column, एक solid cylindrical steel column है जो 4 मीटर लंबा है और 9 सेंटीमीटर diameter. This is steel column. Length is given to you as 4 meter and diameter is given to you as 9 centimeter. और दिया हुआ है what will be the decrease in length. क्या पूछा अभी? Decrease in length पूछा. What will be the decrease in length when carrying a load of? What will be the decrease in length when carrying a load of 80,000 kilogram? G we can take it as 10 meter per second square. Okay. Young's modulus 1.9 into 10 to the power of 11 Newton meter square inverse. You can go for your answer in terms of approximation. चलेगा. चलो. वापस से बोल रहा हूँ students, क्या दिया मैंने? A solid cylindrical steel column जिसका length दिया है 4 meter, diameter is given to us 9 centimeter. What will be decrease in length? What will be decrease in length? Agreed. What will be the decrease in length? Carrying a load of 80,000 kilograms. Young's modulus of the wire is given to you. Can anybody get the answer for this now? Solve. And get it correct, please. Correct in the first attempt. Yes, anybody getting it, students? 2.6. Sumit has got it. Absolutely correct, Sumit.
तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? With can you tell me what's the formula? Yes, Kunj. 2.6 मीटर? नहीं माय डियर, कुंज 2.6 मीटर नहीं होगा, मिलीमीटर होगा। अच्छा 0.26 मिलीमीटर होगा वो, 2.6 मिलीमीटर। Absolutely correct. Ruksar has also got it. Sumit has also got it. Kunj has also got it. Yes, can you tell me the formula? Formula बता सकते हो? Sir, force into length upon area into Young's modulus. Okay, absolutely correct. नहीं तुम्हें देखो formula वही है तुम्हारा. Y is equal to F by A into L by E. Yes, same as last one. E is the elongation we consider. अब यहाँ पे देखो what will be decrease in length, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? There is either elongation or longitudinal extension या longitudinal compression हो रहा है. अरे मुझे बताओ स्टूडेंट्स, longitudinal compression कभी होगा? कभी होगा longitudinal compression? What will be the decrease in the length? Hello, sir. Yes, absolutely correct. E is equal to FL upon A into 1. यानी जब भी अनलोड भी करोगे तो वायर विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप भी कंसीडर. एग्रीड. सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? सी आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट. ठीक है, तो ये क्या होगा? अभी देखो जब भी लोडिंग करोगे तो वायर का एक्सटेंशन होगा, अनलोड करोगे तो वायर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल बैक. क्योंकि तुम्हारा ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन. अगर मैं ध्यान से सुनना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा. अगर तुम अनलोड करना शुरू करोगे तो वापस अपना ग्राफ ओरिजिन तक आएगा. क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे मालूम है? विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है स्टूडेंट्स. इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा तो यू फाइंड आउट, यू कैन कम बैक टू ओरिजिन. अभी पूछा क्या है तुम्हारे? ई पूछा है. फोर्स कितना दिया है? सो फोर्स वी कंसीडर 80 किलोग्राम. लेकिन हमें चाहिए लोड mg, यानी तुम्हारा F क्या होगा? F हो जाएगा mg स्टूडेंट्स. ये मास दिया है तो 80,000 इंटू 10 g में 10 ले रहा हूँ. लेंथ कितना दिया है? ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर दिया. एरिया यानी पाई r स्क्वायर आई कंसीडर. डायमीटर इज 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 3 इंटू 10⁻², मीटर में आएगा. r स्क्वायर यानी क्या होगा? 9 इंटू 10⁻4 हो जाएगा स्टूडेंट्स. यंग्स मॉडुलस कितना है? 1.9 into 10 to the power of 11. Solving it, you'll be getting the answer as 0.26. Yes, sorry, 2.6 millimeter. Agreed? Sir, 9 is diameter. Oh, sorry, 3. तो लेकिन r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर होगा my dear. रेडियस को स्क्वायर करूंगा ना. Yes, sir. डायमीटर 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर ना. रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. एग्रीड? Yes, sir. सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 3 इंटू 10⁻² मीटर होगा.
Yes, sir. और तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो 9 इंटू 10⁻4 होगा। एग्रीड? Yes, sir. तो ये तुम्हें 2.6 मिलीमीटर लेके आएगा या 2.6 इंटू 10⁻3 मीटर में आएगा? Sir, radius has to be 4.5. What happened? Radius has to be 4.5. Yes, sir. क्या बोल रहे हो? So radius will be Radius 4.5. will be 4.5 into 10⁻². Oh, very sorry. Yeah, very sorry. The radius is 4.5. Absolutely correct. Half of it. Very sorry. I was taking 9 and 3. So 4.5 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा? Very sorry. Please. 45 स्क्वायर का आंसर कितना होगा? 25 and 20. 20.25. Okay. Yes, Kunj. Absolutely correct. 20.25. I was just thinking 9. Great. Fine. तो ये diameter 9 है students. Everybody listen carefully. रेडियस उसका आधा होगा 4.5 इंटू 10⁻²। आर स्क्वायर लोगे तो 45 स्क्वायर होगा। 45 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25, 4 5 स्क्वायर 20 यानी ये 20.25 होगा इंटू 10⁻²। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैन आई इरेज दिस नाउ स्टूडेंट्स? क्या इरेज कर देता हूं मैं? Yes, sir. ओके। How come 2.6 meters you're getting it? तूने वैल्यूज सारे बरोबर लिखे हैं? कुंज Yes, वैल्यूज sir. सारे प्रॉपर्ली डाल देते हैं? Yes, sir. तो तूने जी को क्या लिया? 9.8 लिया या 10 लिया? 10. तो वापस एक दफे सॉल्व कर। Yes, sir. वापस सॉल्व करना। Are you getting it? एरिया पार स्क्वायर का फॉर्मूला पार स्क्वायर डालेगा तो 3.14 इंटू 20.25 ना, तो 60 के पास आएगा तेरा आंसर, अराउंड 63 के आसपास। और यंग्स मॉडुलस दिया 1.9 इंटू 10⁻11। एक दफे वापस सॉल्व करना, कुछ Yes. शांति से सॉल्व करना। ओके Yes, sir. okay. Now students, the bulk modulus part of it. Okay, now since when speaking about bulk modulus, students, to keep in mind, students, bulk modulus we consider as what? B or A. ये second model है। Yes, definitely the recording will be given. Students, the recording will be sent. Okay, Yash, so take care. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, students, B or K is the bulk modulus. Students, is that clear? B or K is a bulk modulus we consider, and bulk modulus is actually speaking about what, you know, it's a kind of a stress we speak about. What कौन सा stress है ये? ये होगा तुम्हारा volume stress is directly proportional to volume strain, students. The ratio of volume stress to volume strain is called bulk modulus. यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता है स्टूडेंट्स। ऐसा सपोज अगर मैंने ये स्फेरिकल नेचर दिया है किसी बॉडी का, अगर सपोज मैंने प्रेशर अप्लाई किया है फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, व्हाट हैपेंस? इंक्रीज इन प्रेशर विल ट्राई टू डिक्रीज द वॉल्यूम इन दैट केस। आई गेटिंग इट? सो इंक्रीज इन प्रेशर कैन डिक्रीज द वॉल्यूम। यानी व्हाट काइंड ऑफ वी कंसीडर इज द रिलेशन क्या होगा सर? ये है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? चेंज इन प्रेशर। बिकॉज स्टूडेंट्स, वॉल्यूम स्ट्रेस को मैंने क्या बोला था? चेंज इन प्रेशर या चेंज इन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको नो यूनिट। लेकिन जब भी मैं साथ में लिखूंगा फॉर्मूला तो मेरा आंसर क्या होगा सर? ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेस और नीचे होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा,
So what exactly the sign I'm going to get it? A negative sign. प्लीज हमेशा जब भी बल्क मॉडुलस का तुम रिलेशन लिखोगे तो ये है नेगेटिव साइन, जहां पे लिखेंगे डेल्टा पी, डेल्टा वी अपॉन बी आ जाएगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? बल्क मॉडुलस पी और के is equal to delta P upon delta V into V. Negative sign क्या दिखाता है? Negative sign speaks about if pressure increases, volume decreases. Now if somebody asks me the formula for so the unit of this, तो B और K का formula क्या होगा? सर minus delta P V upon delta V. इसका unit क्या होगा? Newton meter square inverse. और simply we consider Pascal. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this clear with everybody? Bulk modulus. And Yes, this sir. we for volume elasticity we consider. ये ध्यान में रखना students. Bulk modulus solids का हमेशा ज्यादा होता है as compared to liquid, and that is in comparison to gases we consider. So whenever we speak about for bulk modulus, students, do keep in mind bulk modulus is given by the symbol B or K, students. Are you getting it? So it is said that the bulk modulus of solids is much more as compared to liquids. Are you getting it? And that for gases we consider. So solids is 50 times of that of liquids, and for gases it is 10⁸ times we consider. ये ध्यान रखना, यानी यहाँ पे वॉल्यूम इलास्टिसिटी के साथ है, यानी ये पूरा कंसेप्ट किसके हिसाब से जाता है? वॉल्यूम इलास्टिसिटी के साथ. शायद तुम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, और ये प्रैक्टिकली तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. अगर सपोज किसी ने पूछा स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, व्हाट एग्जैक्टली आइसोथर्मल bulk modulus, isothermal bulk modulus of elasticity of gas. And what is adiabatic bulk modulus of elasticity of gas? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स? Anyone? Isothermal bulk modulus of elasticity of gas and adiabatic bulk modulus of elasticity of gas. Have you all started which chapter? Heat and thermodynamics. और ये तुम्हारा आता है kinetic theory of gases और थर्मो के साथ में. Anybody who remembers the formula for isothermal bulk modulus of elasticity of gas? Yes, Kunj, do you know it? No, sir. Josh, Aditya, Kunj, हितांशु मित्तल, क्या कर रहा है? तो आंसर देना ही बंद कर दिया है, कुछ नहीं बोलता है. ओम शिंदे, व्हाट अबाउट यू? ऋषि, रुखसार, साक्षी, विभवरी, क्या कर रहे हो? तो स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों ने पढ़ा है के आइसो इज सिंपली इक्वल टू पी, प्रेशर ऑफ गैस. ओके ओम शिंदे, फाइन. और ये जो के एडियाबैटिक है ना स्टूडेंट्स, गामा पी फॉर एडियाबैटिक bulk modulus, and gamma students है क्या? It's a ratio of molar specific constant pressure to molar specific constant volume. ये कहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स? यही चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में. मेरे साथ में तुम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी से शुरू किया, वहां पे पढ़ा हुआ तुम लोगों ने. शायद वहां पे तुम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया भी होगा. अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो ध्यान से सुनना, जो न्यूटन ने दिया था फॉर्मूला, तो न्यूटन ने क्या दिया था मालूम है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट वी कंसीडर इट्स गिवन बाय के आइसो अपॉन रो वी कंसीडर डेंसिटी ऑफ द गैस. उसने क्या आइसो बोला था? क्योंकि उसने बोला था कि साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम वेरी स्लोली,
न्यूटन ने क्या बोला था कि ये जो प्रोसेस है साउंड का प्रोपगेशन वो बहुत स्लो है, तो उसने की आइसो ले लिया था, और की आइसो के अंदर उसने क्या डाल दिया, पी डाल दिया था, पी बाय रो। ये कौन सा है, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से डाल दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट्स इज एच रो जी। ये क्या है 1.013 into 10⁵ पास्कल। ये क्या है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला न्यूटन ने, लेकिन उसका आंसर कहीं पे भी, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ में मैच नहीं हो रहा था। तो ये जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था वो गलत था। इसको किसने करेक्ट किया, शायद ये तुम लोगों ने हीट और थर्मल में पढ़ा होगा, इसको करेक्ट किया लैपलेस ने। इसलिए हम लोग बोलते हैं लैपलेस करेक्शन, जो गामा है। और फिर लैपलेस ने जब फॉर्मूला निकाला था वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय लैपलेस, तो उसने क्या फॉर्मूला लिया, उसने के आइसो नहीं लिया, उसने बल्क मॉडुलस को लिया इन टर्म्स ऑफ के एरिया ब्रैकेट अपॉन रो। क्योंकि उसने बोला कि जो प्रोसेस है साउंड का प्रोपगेशन है, साउंड का प्रोपगेशन है, इट्स नॉट स्लो, इट्स अ फास्ट एंड सडन प्रोसेस, इट्स अ सडन एंड फास्ट प्रोसेस। तो हम के आइसो पी नहीं ले सकते, के आइसो को हमें क्या लेना पड़ेगा, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो। ये देखो गामा पी, और ये गामा क्या है, लैपलेस करेक्शन स्टूडेंट्स। गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू क्या है 1 + 2/f। एफ का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं डायटोमिक गैस लेता हूं तो व्हाट एक्जैक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कंसीडर, 3 translational and 2 vibrational, consider that as 5. तो 2 by if I happen to consider 5, तो मेरा आंसर कितना होगा 7/5। 7/5 का आंसर कितना होगा, 7/5 का आंसर कितना होगा 1.4। तो ये गामा को अगर तुम 1.4 डालोगे डायटोमिक के लिए, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालोगे 1.013 into 10⁵, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर लिखोगे 1.293। जब भी तुम ये डालोगे ना स्टूडेंट्स, तो लैपलेस को आंसर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्लोजर टू 330 मीटर पर सेकेंड मिला था, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से नजदीक था। यानी जब भी न्यूटन ने लिया तो वैल्यू बहुत हटके दूर चला गया था वेलोसिटी ऑफ साउंड पर, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत फर्क आ गया था। लेकिन जब लैपलेस ने न्यूटन को करेक्ट किया तो दोनों का आंसर ऑलमोस्ट मैच होने लगा, परसेंटेज एरर बहुत कम हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, लैपलेस ने क्या बोला कि तुम्हारा जो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है वो है बल्क मॉडुलस, लेकिन बल्क मॉडुलस के आइसो नहीं है, के एडियाबैटिक है, एंड के एडियाबैटिक इज सिंपली गामा पी, and gamma is the ratio of molar specific at constant pressure to molar specific at constant volume. What's the value of gamma? Gamma can be given as 1 + 2/f. f का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हवा में कौन सा गैस मॉलिक्यूल्स है, ऐसे सारे डायटोमिक गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। We can go for diatomic gases in that case. तो अगर मैंने डायटोमिक गैस लिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। रिजिड बॉडीज के लिए तो व्हाट एक्जैक्टली कंसीडर 5 होगा, तो इसको डालते हैं यहाँ पे 5, तो 7/5 आ गया, आंसर मेरे को 1.4 मिला। वही अगर मैं मोनोटॉमिक के लिए लेता हूँ, सपोज इफ आई गो फॉर हीलियम, आई गेट ऑल दोस रेयर गैसेस मोनोटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, यहाँ पे 3 डाल दो, तो 1 + 2/3 यानी 5/3 आया, 1.66। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तुम्हें बल्क मॉडुलस के बारे में, और ये नेगेटिव साइन क्यों डालते हो, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। एक और बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर कभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, स्टूडेंट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ऑफ कोर्स अगर मैं रेसिप्रोकल लेता तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन तो रहेगा, डेल्टा भी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी और वी नीचे आएगा। यानी जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना कंप्रेशन कम होगा, इन दैट केस इट विल अंडरगो मोर कंप्रेशन। प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेशन इज गोइंग टू बी देयर इन दैट केस। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है। यानी सिर्फ फॉर्मूला को इन्वर्ट करना है। यूनिट क्या होगा सर, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये होगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर।
समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. You want to copy down or shall I erase it? Shall I erase students? क्या erase कर सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसके एमसीक्यू जैसे पूछेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है बाइनॉकुलर्स, गामा पी बाय रो। और अभी तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर होगा तो अभी कर लो ना। इसको डाल दो 1.4, इसको लिखो 10⁵, यानी कैसे करोगे हमारे 1.4 लिखो, ये 10⁵ पास कर ले, उसमें से एक 10 निकाल दो, ये 14 हो जाएगा, है ना। अंदर 10⁴ होगा, उसका बाहर निकाल दो रूट, तो 10² बाहर आएगा, यानी 100 बाहर आएगा। ये 14, 14 अपॉन ये कितना है 1.29, इसको 13 कर लो। आई गेटिंग इट? इन दिस केस ट्राई टू सॉल्व इन दैट केस। और ये एक्चुअली प्रेशर इज 1.013, 1.013. You'll be getting the answer accordingly. Shall I erase this now, students? Can I erase this? Yes, sir. Okay, let us go for a simple question onto the students. Okay. Students, given to you, find the density of water. The answer is enough. पूछा है, find the density of water near the ocean bed. Okay. Density of water पूछा है. Near the ocean bed, where pressure is about 700 atmosphere. Pressure over here is 700 atmosphere. Given density of water, find the density of water near the ocean bed. Density of water I want near where? Ocean bed पूछा. ये ध्यान में रखना students. Okay. Given density of water as 1025 kilogram per meter cube. Agreed? And bulk modulus of water is given to you. That is 2 into 10 to the power of 9 Newton per meter square. Atmospheric pressure you can consider as 1 atmosphere. P0 is 1 atmosphere. Clear? पूछा गया है find the density of water near the ocean bed. Pressure जहाँ पे 700 atmosphere दिया. As such, density of water is 1025 kilogram per meter cube. Bulk modulus of water is 2 into 10 to 9 Newton per meter square, and atmospheric pressure is 1 atm.
स्टूडेंट्स व्हाट इज चेंज इन प्रेशर? स्टूडेंट मुझे बताओ ना, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, मुझे बताओ चलो। चेंज इन प्रेशर कितना है? 700 एटमॉस्फेयर एट ओशन बेड है, 1 एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस है, तो व्हाट एग्जैक्टली चेंज इन प्रेशर? बताओ क्या होगा चेंज इन प्रेशर? 700 minus 1, ये क्लियर है सबको? यस सर। That is equal to 699 एटमॉस्फेयर, ये सबको क्लियर है? एग्रीड? अभी सपोज मुझे क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, आई गेट द न्यू डेंसिटी ऑफ वाटर वी कंसीडर इन दैट केस। तो हाउ डू यू स्पीक अबाउट, तो तुम्हारा फॉर्मूला सर बल्क मॉडुलस, ध्यान से सुना स्टूडेंट, बल्क मॉडुलस इज व्हाट, नेगेटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये सबको पता है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम विल फाइंड आउट चेंज इन वॉल्यूम स्टूडेंट्स। व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? सो चेंज इन वॉल्यूम होगा change in pressure into V upon V. Agreed? Now see, can I find out change in volume? Yes. Change in pressure. How much is change in pressure? So the negative है, ये है 699. What is 1 atmospheric pressure, students? It's 1.013 into 10 raised to 5 pascals. ये पास्कल में आ गया स्टूडेंट्स, ये न्यूटन में मीटर स्क्वायर में आ गया, into what is the volume? What is the volume? अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसी द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसीडर, यानी स्टूडेंट्स ये जो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है ना 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या दिखाता है, यानी अगर मैंने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर लिया ना, तो उसका डेंसिटी कितना है, यानी तुम्हारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसका डेंसिटी सॉरी उसका मास कितना है 1025 किलोग्राम, ये उसका मास है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज दिस। तो अगर मैं ये v लिखता हूं, तो लेट अस अज्यूम द ओरिजिनल वॉल्यूम टू बी इक्वल टू हाउ मच 1 मीटर क्यूब, सो आई कैन राइट डाउन v 1 मीटर क्यूब divided by what's the bulk modulus given to you for water? So bulk modulus is given to us 2 into 10 power of 9. क्या ये clear हुआ students? Is this clear with everyone? Yes, sir. तो अभी डेल्टा v सॉल्व करो इसको क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव में क्या आंसर आ रहा है, try to crack this and solve the answer. You should get as minus 0.0353 meter cube. एग्रीड? 0.3 ये तुम्हें आना चाहिए। अभी तुम्हें क्या पूछा है, न्यू डेंसिटी, क्या पूछा है, क्या पूछा है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ वाटर नियर द ओशन बेड, न्यू डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स न्यू डेंसिटी का मतलब क्या, ध्यान से सुनना सर, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। आपने पूछा न्यू डेंसिटी, न्यू डेंसिटी, तो लेकिन सर मास ऑफ वाटर तो उतना ही रहेगा, है ना, लेकिन करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस द चेंज इन वॉल्यूम व्हाट यू हैड गॉट इट। तो अभी न्यू डेंसिटी का आंसर क्या होगा सर, मास कितना दिया है 1025, तो 1025 डाल दो अपॉन व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, आई एम गेटिंग इट सर, ओरिजिनल वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब है ना, प्लस साइन है, हाँ सर प्लस साइन है, चेंज इन वॉल्यूम का क्या साइन है सर, इसको तो माइनस में लिखूंगा मैं, तो व्हाट्स माय आंसर 1025 अपॉन 1 minus 0.0353. And friends, when you solve this, 106.251 kilogram per meter cube. So that's the density of water near the ocean bed, students. यानी students, अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या क्या पढ़ा गया, what exactly you have come across with this? अगर मैं कोई भी ओशन का लेता हूँ, ध्यान से देखना, सरफेस के ऊपर क्या है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टूडेंट्स सरफेस के ऊपर, तो करस्पॉन्डिंगली व्हाट एक्जैक्टली आई टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1025, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1। लेकिन अगर मैं डेप्थ पे चला जाता हूँ, ओशन बेड पे चला जाता हूँ, जहां पे मुझे प्रेशर कितना मिल रहा है 700, यानी ये कौन सा प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, दोनों का मिला के ये है, यानी लिक्विड प्रेशर कितना हुआ 699 हुआ, दोनों को मिला के मुझे 700 आ रहा है। तो यहाँ भी जब तुम प्रेशर देखोगे तो व्हाट एक्जैक्टली आई कंसीडर द डेंसिटी, the density of water we consider, so the density of water is 1062. Has the density of water changed? Yes, there is some variation in here, 1062, but that is unnoticeable. 1025 और 1062 में फर्क कितना है, सिर्फ 30 का फर्क है या 35 का फर्क है, which is not considered
That's why we say that the water is of uniform density, but yes, there will be some variation in density. क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Okay. Next lecture, students, will be continuing further. Okay, we'll be solving some more questions, some in-text questions also. Kindly revise and learn all the mathematical formula. Okay, students. So, Yes, sir. Bye, sir. bye bye. Bye. Bye.